₹5 को पास ऑन करिए, आपके फाइनल गुड्स की प्राइस ₹5 से कम होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो प्रॉब्लम है, अगर होती है बढ़िया चीज है, ठीक है, नहीं होती तो एंटी प्रॉफिटरिंग कहा जाए। बात समझने आ रही है क्या? हाँ, है ना, ठीक है। 171 सबसेक्शन 2 बात करता है एंटी प्रॉफिटरिंग कमेटी के बारे में। जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा, 5 मेंबर की कमेटी बनाई जाएगी, एक चेयरमैन होगा जो इक्विवेलेंट होना चाहिए टू द रैंक ऑफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 4 टेक्निकल मेंबर्स होने चाहिए जिन्होंने कम से कम 1 साल या उससे ऊपर काम करना चाहिए एज कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स या सेंट्रल टैक्स, उसी केस में होगा, नहीं तो नहीं होगा। और एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ सेफगार्ड्स अंडर सीबीआईसी, कस्टम्स का जो बोर्ड है अपना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, शैल बी द सेक्रेटरी टू दिस पर्टिकुलर अथॉरिटी। इनका टेन्योर इनिशियली 2 इयर्स तक का था, फिर 4 ईयर का था और फिर 5 ईयर का था। इनके पावर्स क्या होते हैं? ये डिटरमाइन कर सकते हैं मेथड और प्रोसेस जिसके तहत ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से लोग हैं जिन्होंने एंटी प्रॉफिटरिंग किया हुआ है, राइट। और ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि कहां पे प्राइस रिडक्शन था और कहां पे उसको पास ऑन किया था, नहीं किया था। ये वो जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिन्होंने बेनिफिट पास ऑन नहीं किया है, ठीक है। और ऑर्डर कर सकते हैं कि आपने प्राइस रिड्यूस करनी चाहिए, आपकी नहीं चलेगी, प्राइस रिड्यूस करनी चाहिए, एंटी प्रॉफिटरिंग नहीं चलेगा। सेकंड, आपने जो भी रेसिपेंट को बेनिफिट होना चाहिए था वो नहीं दिया है तो उसको भी दे दीजिएगा और 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ दे दीजिएगा, राइट। और अगर कोई भी दिक्कत जा रही है तो आप वो पैसा निकाल करके कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डालिए, उसको गवर्नमेंट यूज कर लेगी। पेनल्टी लगा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर सकते हैं इस केसेस में, ठीक है। ये अथॉरिटी है इनके पास, राइट। नेक्स्ट, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये है कि कई बार रजिस्टर्ड पर्सन को बोला जा सकता है कि आपने एंटी प्रॉफिटरिंग किया हुआ है, आप पेनल्टी भरिए 10% ऑफ द अमाउंट जितना आपने एंटी प्रॉफिटरिंग किया है। बट ये पेनल्टी नहीं लगेगी अगर 30 डेज ऑफ ऑर्डर पासिंग में जो रजिस्टर्ड पर्सन है उन्होंने अपना अमाउंट एंटी प्रॉफिटरिंग का पास ऑन कर दिया है तो, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है, प्रोसेस क्या है? आज के डेट पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को ये सब दे दिया गया है। नापा जो है या ना जो है, नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी, ये सीज टू एग्जिस्ट करता है फ्रॉम 1 दिसंबर 2022। दैट इज द रीजन मैंने आपको कहा कि जो भी हम ऊपर डिस्कस करते हैं उसका भी सेंस नहीं बनता, क्योंकि अभी जो भी है ये पूरा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है, ठीक है। इसमें प्रोसेस देखिएगा क्या बोलते हैं। पहले ये पूरा प्रोसेस यहां समझाता हूं, नीचे सिर्फ ये थ्योरी में लिखा हुआ है। एप्लीकेशन पहले आएगा किसके पास से? पार्टी के पास से आ सकता है, कमिश्नर के पास से आ सकता है। पहला है स्टेट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी, उनको समझने आना चाहिए कि जो भी आपने अप्लाई किया हुआ एप्लीकेशन में वो सब सही है, एंटी प्रॉफिटरिंग हुआ है। इसके लिए 2 मंथ्स का पीरियड ले सकते हैं जिसको 1 मंथ के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है, प्रोवाइडेड रिसिट रिटर्न एप्लीकेशन में जो होता है इसके साथ साथ रीजंस फॉर डीलिंग इट या एक्सटेंडिंग इट भी राइटिंग में होने चाहिए। आफ्टर स्टेट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी बोलती है कि हाँ ठीक है, चलो जो लग रहा है सही लग रहा है, पास करती है तो ये स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता है जो जीएसटी काउंसिल बनाता है। स्टैंडिंग कमेटी के पास 2 मंथ्स का पीरियड होता है जो फर्दर 1 मंथ तक एक्सटेंड किया जा सकता है और ये क्या कर सकता है, उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, स्टैंडिंग कमेटी को अगर सब ठीक लगता है तो स्टैंडिंग कमेटी आगे जा सकती है और डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी प्रॉफिटरिंग, जिसको डी गैप भी बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी प्रॉफिटरिंग को आगे बढ़ाने कहती है और उनको अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट करती है। डी गैप जो है ये सीसीआई को अपना रिपोर्ट सबमिट करेगा 6 मंथ्स के अंदर में, जो फर्दर 3 मंथ्स तक एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। फिर सीसीआई के पास जैसे ही रिपोर्ट आता है डी गैप का, मतलब देखिए पहले स्टेट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी, स्टेट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी के बाद स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी के बाद क्या आ जाएगा? डी गैप, डी गैप के बाद क्या आ जाएगा? सीसीआई। सीसीआई क्या करेगा? विद इन 6 मंथ्स जब भी उसको रिपोर्ट मिला है वहां से लेकर के अपना डिसीजन सुनाएगा। डिसीजन में 4 चीजें कह सकता है जो हम पढ़ के आए हैं अभी। प्राइस रिड्यूस करिए, रेसिपेंट को पास ऑन करिए बेनिफिट, पेनल्टी लगाइए या रजिस्ट्रेशन कैंसिल करिए, बस दैट इज द होल प्रोसीजर। मैं चाहता हूं हम आगे इसको देखने से पहले आप एक बार इसको फिर से देखिए, जूम ही कर लेता हूं, आसानी होगी। देखिए हाँ जी, आइए आगे बढ़े। सिंपल सा प्रोसेस दिया हुआ है आपको यहाँ पे। अब आइए इसके अंदर ये जो रूल्स दिए हुए हैं आपको, जो हमने अभी पढ़ा ना उतना ही रूल्स के अंदर दिया हुआ है। रूल्स के अंदर क्लियरली बोलते हैं, पहले रूल नंबर 128 फॉलो होगा जिसमें पहला एग्जामिनेशन होगा आपके एप्लीकेशन का स्टेट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी, जो 2 मंथ्स के अंदर में दिया जाएगा, एक्सटेंडेबल 1 मंथ हो सकता है, सेम दिख के आया था ऊपर। उसके बाद इसके बाद जाएगा स्टैंडिंग कमेटी के पास, 2 मंथ्स के अंदर में एक्सटेंडेड हो सकता है फर्दर 1 मंथ, यही पढ़ के आए थे अपन, ठीक है। Earlier screening committee used to examine application on issues of local nature only and there was no time limit for forwarding the application to standing committee for further action, but अभी ये चेंज हो चुका है। 129 क्या करता है? Refer the matter to DGAP for further detailed investigation। DGAP क्या करेगा?
विद इन 6 मंथ्स, एक्सटेंडेबल अप टू 3 मंथ्स, इसको यू कैन से पूरा डिटेल में इन्वेस्टिगेट कर लेगा, ये समन भी कर सकता है किसी को, और सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के हिसाब से इंक्वायर भी कर सकता है। उसके बाद 133 के हिसाब से रूल नंबर 133 ये बोलता है कि आपने विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिट ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम डी गैप आपका यू कैन से काम करना है, अथॉरिटी ने डिसीजन सुनाना है, और 3 मंथ्स का एक्सटेंडेबल हो सकता है, अभी ये 6 मंथ्स हो चुका है, ठीक है। उसको फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है, अथॉरिटी कैन आल्सो सीक अ क्लैरिफिकेशन फ्रॉम डी गैप, ठीक है। उसके बाद ऐसा हो सकता है कि जो भी डिसीजन सुनाया जाएगा बाय द अथॉरिटी, वो टू डिपॉजिट 50% ऑफ द अमाउंट टू स्टेट फंड और 50% ऑफ द अमाउंट टू कंज्यूमर वेलफेयर नेशनल फंड, ये हो सकता है। और इसमें अगर देरी हो रही है तो 18% इंटरेस्ट भी दिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद डी गैप जो होता है, sorry, not DGAP, Director General of Safeguard of Customs shall conduct an investigation and issue a notice to those person interested for this particular interested parties, जहां पे एंटी प्रॉफिटरिंग वगैरह हुआ है, जिसमें उनको डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, समरी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड टाइम अलाउड फॉर इंटरेस्टेड पार्टीज जो भी है टू गिव द इंफॉर्मेशन, ये सब दिया जा सकता है, ठीक है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सेफगार्ड्स के पास सेम पावर है जो एक सिविल कोर्ट के पास होता है इंक्वायरी कंडक्ट करने के, ठीक है। उसके बाद इनका काम है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना 3 मंथ्स में, और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है फर्दर 3 मंथ्स के लिए, नॉट मोर देन दैट। अथॉरिटी ने विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट डिटरमाइन करना है। अगर अथॉरिटी के जो बेंच पे जो जजेस बैठे हुए हैं, मेंबर्स बैठे हुए हैं, इसमें अगर दिक्कत जा रही है तो ये क्या कर सकते हैं, ये मेजोरिटी ओपिनियन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। वापस डिसीजन क्या हो सकता है, प्राइस रिड्यूस करिए, रिटर्न करिए रेसिपिएंट को, पेनल्टी लगाइए या रजिस्ट्रेशन कैंसिल करिए, दैट्स इट। इसी के साथ एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी होता है खत्म। आइए कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जो आपके मॉड्यूल में दिए हुए हैं। एग्जाम में थ्योरी तो आना मुश्किल है, एमसीक्यू वगैरह ही आएगा। Does adjudicating authority include anti-profiting authority? No. What action should be taken by SSC to satisfy with anti-profiteering measures? Pass on the benefit of ITC. ठीक है। उसके बाद what constitutes national anti-profiting authority? Central government बनाता है। Authority shall consist of 1 chairman and 4 members. Chairman must be the person who holds post equivalent to Secretary of Government of India. Technical member must be a person who has been at least for 1 year Commissioner of State Tax and Commissioner for Central Tax. It is the responsibility of the authority to examine whether ITC availed by a taxable person or reduction in price on account of reduction in tax rate has been properly forwarded, right? या benefit दिया जाता है। Who constitutes standing committee? GST council. A person who shall not be selected as a chairman or technical member if his age is more than 62 years. ये था नहीं बट यहाँ पे दिया हुआ है। If a show cause notice mentions the amount of tax as this and penalty is this, दोनों को टोटल करिए, राउंड ऑफ करिए 111729, ये फाइनल अमाउंट हो जाएगा जो पे करना है। What does anti profiteering measure प्रोविजन सीक टू डू? रिडक्शन इन प्राइस अगर हो रहा है तो इसका बेनिफिट पास करिए, आईटीसी अगर हो रहा है तो उसका बेनिफिट पास करिए। बाकी ऑप्शंस आप देख सकते हो, अलग ऑप्शंस उसके ऊपर डिप्रिसिएशन ये वो बोला गया है। लास्ट, व्हाट एक्शन शुड बी टेकन बाय दी एसएससी टू सेटिस्फाई विद एंटी प्रॉफिटरिंग मेजर्स? तो रिड्यूस करिए रेट, पास ऑन करिए बेनिफिट ऑफ आईटीसी। दोनों केसेस में एंटी प्रॉफिटरिंग मेजर काम करेगा। क्या आपको एंटी प्रॉफिटरिंग मेजर पूरी तरीके से क्लियर है, हाँ या ना?